हेलो दोस्तों, तो हम फिर से आ गए हैं इस बार क्लास 9 का मैथ क्वेश्चन जो कि मंथली एग्जामिनेशन सितंबर महीना में पूछा जा रहा है, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं मैथ बुक से, और हम लोग जानेंगे कि उसका क्या क्या आंसर होगा और कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो दशमलव प्रसार दोस्तों दो तरीके के होते हैं। पहला कि दशमलव के बाद कुछ संख्या तक जाकर के दशमलव रुक जाएगा, इसको कहते हैं शांत, इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और दूसरा होता है कि दशमलव के बाद ये जाते रहेगा, नहीं रुकेगा, इसको बोलते हैं अशांत। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अशांत। अब परमेय संख्या उसको कहा जाता है जो कि शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यही हमारा होता है परिमेय संख्या। तो इसमें परिमेय संख्या वही होगा जिसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा शांत या अशांत, अनावर्ती, आवर्ती, हाँ ये एक और ये आवर्ती वाला भी हमारा परिमेय संख्या होता है। जैसे 3 के बाद 0 के बाद 3 3 3 3 ये लगातार एक ही नंबर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आवर्ती। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 1/3 का मान है, तो ये भी हमारा परमेय संख्या। तो परमेय संख्या मुख्य रूप से अगर कोई पूछेगा परमेय संख्या क्या होता है, तो परमेय संख्या दो तरीके से हम लोग बता सकते हैं। परमेय संख्या के बारे में दो जानकारी हम लोग बता सकते हैं। क्या है, पहला कि परमेय संख्या शांत होता है। अगर परमेय संख्या अशांत हुआ, अशांत कैटेगरी में देखना है हमको, तो अशांत कैटेगरी में कौन सा, आवर्ती वाला, आवर्ती वाला, ये आवर्ती वाला जो हमारा होगा वो परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि 3.72143 ये कैसी संख्या है। तो इसके बारे में देखिए, दशमलव के बाद ये 6 अंक तक गया है और रुक गया है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव हमारा होता है परमेय संख्या। ठीक है, शांत दशमलव होता है हमारा परमेय संख्या, तो हमारा आंसर होगा इसमें परमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 0/0.5 हमारा जो है वो है 0.5। 0.5 का p/q रूप में क्या होगा, तो 5 और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसके लिए 0 और इसको काट देंगे, ये बढ़ जाएगा 1/2। तो ये p/q के रूप में आ गया। p/q के रूप में इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2। ये पहला नंबर आंसर, तीसरा का पहला नंबर आंसर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक मिनट रुकिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7/9 का दशमलव रूप है। तो 7/9 का दशमलव रूप के लिए 9 से 7 को भागा देकर चेक कर लेते हैं। तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, दशमलव से कुछ नहीं रहता तो 0 रहता है, और ये बन जाएगा 70। ठीक है, 9 के पहाड़ा में 7 बार में लगेगा 63। 63 के बाद हम लोग फिर 7 उतरेगा, रिमाइंडर जो शेषफल होगा वो 7 होगा, और फिर दशमलव दे दिया तो एक 0 आएगा, और फिर 7 बार में, और फिर यही काम होगा, और फिर 7 बार में ये लगेगा, तो ये 7 7 7 7 आते चला जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 0.7777। तो आंसर इसमें से कोई नहीं, डी होगा हमारा आंसर, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पाई के सन्निकट मान, पाई का सन्निकट मान 22/7। ये तो हर कोई को याद होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है, एक और मान होता है पाई का, वो होता है 3.14, ये भी हमारा पाई का ही मान होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बहुपद। ये बहुपद दे रखा हुआ है, बहुपद का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बहुपद को सही तरीके से इस रूप में लिखते हैं, x के पावर n प्लस x के पावर n-1 प्लस x के पावर n-2, और इसके सबके पास अपना गुणांक होगा। इस फॉर्मेट पे लिखते हैं। इस फॉर्मेट पे लिखने के बाद जो सबसे ज़्यादा नंबर वाला है, इसी को हम लोग इसको घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। तो इसको भी वैसा लिखना होगा। तो हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, x के पावर 3 है और गुना में x के पावर 2 - 4 है। अब लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, x के पावर 5 माइनस
4x के पावर 3, तब इसका जो घात होगा इस बहुपद का वो होगा 5। इस बहुपद का जो घात होगा वो होगा 5। ये आंसर गलत है, ये होगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि p ऑफ x जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 5 है, ठीक है, p ऑफ x इतना है, तो p ऑफ 0 क्या होगा? हमारा p ऑफ 0 क्या होगा? ठीक है, p ऑफ 0 क्या होगा? तो p ऑफ 0 कैसे निकालेंगे? तो x के जगह पे 0 आ गया, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है सबके जगह पे लोग 0 रखेंगे, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस में 5, तो ये भी 0 ये भी 0, बच जाएगा केवल 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि 2x³ एक्स स्क्वायर और x को x से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में x को अगर हम x से भागा दें तो क्या मिलेगा? तो x से जब इसको भागा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2x², फिर x से जब हम इसको भागा देंगे तो ये बन जाएगा x, और जब x से हम लोग इसको भागा देंगे तो ये बन जाएगा 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा तीसरा नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x माइनस 4 है तो p4 बराबर होगा, p4 किसके बराबर होगा? तो गुणनखंड है x माइनस 4, x माइनस 4 गुणनखंड कहने का मतलब है कि अगर x के जगह पे 4 रखेंगे तो गुणनखंड मान कितना हो जाएगा? 0, यानी px कोई वैल्यू होगा। अब p के जगह पे x के जगह पे हम लोग को क्या रख देना है? 4 रख देना है, तो 4 रखने पर गुणनखंड 0 बन जा रहा है, तो हमारा बहुपद भी क्या होगा? 0 बन जाएगा, हमारा बहुपद भी 0 बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 105 गुना 95, 105 गुना 95 का गुणनफल क्या होगा? 105 गुना 95 का गुणनफल क्या होगा वो देखिए। तो इसको गुना करने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको लिखेंगे 100 प्लस 5 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 5। अब a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया है, तो फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10,000 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। तो 10,000 में से 25 घटेगा, कितना आ जाएगा? तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, ये बचा 9 और ये बचा 9, तो 9975 हमारा आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9975। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में होगा? तो चतुर्थांश की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते हैं। पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है ना वो माइनस प्लस होता है, तीसरे वाला का माइनस माइनस और चौथे वाला का प्लस माइनस, इस तरीके से चिन्ह होता है। तो अगर हम इस बिंदु को देखें, इस बिंदु में दोनों चिन्ह जो है माइनस के हैं, तो ये इस चतुर्थांश में आएगा। ये पहला वाला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा है। तो माइनस माइनस दोनों संख्याओं में माइनस हो वो तीसरा चतुर्थांश में हो सकता है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो तीसरा चतुर्थांश का होगा, ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन है अगला। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों ये समझिए, ये हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, ये हमारा है एक्स अक्ष, ठीक है, ये हमारा है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष पे y का मान क्या होगा? तो एक्स अक्ष ये हमारा और यहाँ पर होता है 0, तो x के लिए मान तो बढ़ेंगे, इस तरफ मान बढ़ेगा, लेकिन ऊपर का मान और नीचे का मान नहीं बढ़ेगा। अगर ऊपर का मान बढ़ता तो प्लस y में जाता, नीचे का मान बढ़ता तो माइनस y में जाता। लेकिन अगर x पे चल रहे हैं तो ना तो ऊपर जा रहे हैं और ना ही नीचे आ रहे हैं, तब हमारा x पर जो y का मान होगा वो होगा 0। x पर y का जो मान होगा वो होगा हमारा 0। तो आंसर इसमें हो जाएगा x अक्ष पे y का निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे, 0। ठीक है,
तब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु को कहते हैं और इसका निर्देशांक होता है 0,0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किसी त्रिभुज में अधिक कोणों की महत्तम संख्या क्या होती है? एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो एक त्रिभुज में अधिक समकोण एक हो सकता है, तो अधिक कोण भी हमारा एक ही हो सकता है, एक ही हमारा अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? त्रिभुज ABC में BC बराबर AC है। एक त्रिभुज है, एक मिनट, हाँ, एक त्रिभुज है जिसमें AB और BC क्या है? बराबर है। ठीक है, BC और AB बराबर है। कोण C का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, तो कोण B का मान कितना होगा? तो कोण इसके सामने का कोण 80 है, तो इसके सामने का A BC के सामने का कोण A भी हमारा कितना होगा? 80 होगा। अब 80 ये दोनों मिल कितना हो गए? 160। तो 180 पूरा करने के लिए B का मान कितना होना चाहिए? तो B का मान होना चाहिए 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20। हमारा आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी त्रिभुज में समकोणों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अभी ये थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अधिक कोण एक हो सकते हैं और समकोण भी एक ही हो सकता है, अधिक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई आकृति में क्या जानकारी दे रहा है? दी गई आकृति में AB बराबर AC है। AB का मान और AC का मान बराबर है। कोण A 100 डिग्री है, तो कोण B की माप क्या होगी? जब ये दोनों बराबर है तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण बराबर होंगे। तो अब 100 यहाँ है, तो ये दोनों को मिला करके हमको 80 देना होगा। 180 पूरा करने के लिए 80 देना होगा, दोनों को मिला करके। तो 80 दोनों के लिए है, तो यहाँ पे 40 चला जाएगा इसका और यहाँ पे 40 चला जाएगा इसका। तो एक जो कोण होगा वो 40 डिग्री का होगा, एक कोण 40 डिग्री का होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी हमारा त्रिभुज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के कोण ABC परस्पर बराबर है। तीनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा? जब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा बराबर होगा, और तीनों भुजा बराबर है तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। 19 कहता है यदि दो आयत सर्वांसम हो तो उनके क्षेत्रफल होंगे। तो सर्वांसम आकृति के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं। किसी भी आकृति में बात किया जाए तो सर्वांसम आकृति के जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अगला आते हैं, यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज है, इस तरीके से समचतुर्भुज होता है, इसका क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है और एक विकर्ण दिया हुआ है 11, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो अगर हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के फार्मूला की बात करें विकर्ण वाला, तो विकर्ण वाला फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ऐसे समझिए कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो ये है कि ये वाला जो विकर्ण है वो आधा हो जाएगा, पहला विकर्ण का आधा, और ये वाला जो विकर्ण है वो दूसरा विकर्ण का आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये बनता है समकोण त्रिभुज। अब ऐसे समकोण त्रिभुज 4 है, 4 समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार यानी पहला विकर्ण का आधा गुने ऊंचाई यानी दूसरा विकर्ण का आधा। इस तरीके से ये हो गया क्षेत्रफल का फार्मूला। और ये एक खाना का आया तो 4 डब्बे हैं इस तरीके से, तो 4 से गुना करना होगा, 4 से गुना करना होगा। तो 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, और जो फार्मूला बनेगा हम लोग का वो फार्मूला बनेगा क्षेत्रफल बराबर d1 d2/2। अब d1 d2/2 का आंसर क्या आएगा? तो देखते हैं, एक विकर्ण 11 है, आते हैं वापस से। तो फार्मूला है हमारा क्षेत्रफल बराबर
D1 D2 बाई 2। क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है हम लोग को 88, पहला विकर्ण दिया हुआ है 11, दूसरा विकर्ण निकालना है हम लोग को, और डिवाइड बाई 2। तो इस हिसाब से अगर हम फार्मूला को अप्लाई करें तो ये 2 चला जाएगा इधर गुना में 88 के, आ जाएगा 8 दूना 16 तो बचा 1, 16 एक साथ 176, और ये 11 को भेज देंगे डिवीजन में 11, तो इससे ये कट जाएगा 16 बार में। तो D1 जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 16 सेंटीमीटर। तो हमारा जो D1 होगा इसमें वो होगा 16 सेंटीमीटर। D1 जो होगा हमारा वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब पहला विकर्ण या दूसरा विकर्ण D2 बोले या D1 बोले वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर चतुर्भुज ABCD दे रखा हुआ है इस तरीके से जैसा फोटो में कह रहा है, फोटो के हिसाब से, तो इसका क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये लंब और ये लंब जिस पे गिरा है वो दोनों का गुना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा CD गुना MB, CD गुना MB। अब CD के जगह पे हम लोग AB भी लिख सकते हैं ताकि दोनों बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं हम AB गुना MB, ये भी लिख सकते हैं AB गुना MB, ये भी हमारा फार्मूला हो सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन मैच कर रहा है। BM, AB या BM एक ही बात होता है, तो ये वाला हमारा सही से मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा A। और एक और चीज़ दे रखा है CD प्लस गुनी BM, तो ये भी हमारा आंसर होगा इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये भी आंसर होगा हमारा सेम टू सेम आंसर होंगे इसका और इसका, हमारा सेम आंसर होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग को अगले पेज में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज के विकर्ण के गुणनफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण का गुणनफल ये वाला ये कितना होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग फार्मूला देखे थे। फार्मूला क्या था, D1 D2 बाई 2 इक्वल टू एरिया, ये फार्मूला देखे थे। अब ये 2 चला जाएगा वहाँ यहाँ से, अब यहाँ से ये जो 2 है ये 2 यहाँ से चला जाएगा इसके पास, तो गुणनफल जो है वो 2 क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 2 क्षेत्रफल, इसमें आंसर होगा हमारा 2 क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पाद के किस बिंदु के भुज किसी बिंदु के भुज का चिन्ह क्या होगा। तो भुज और कोटि दो चीज़ होते हैं, कोटि और भुज बोलते हैं। कोटि बोलते हैं एक्स वाले को और भुज बोलते हैं वाई वाले को। ठीक है, कोटि और भुज। ठीक है, तो कोटि हमारा एक्स वाला द्वितीय में यहाँ पर, तो ये कोटि हमारा माइनस में होगा और भुज का चिन्ह होगा प्लस। क्या पूछा है, भुज का चिन्ह क्या होगा। तो भुज का चिन्ह होगा धनात्मक, भुज का चिन्ह होगा धनात्मक। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी बिंदु x, y किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। तो 1, y 1,2 तो 1 है x पर और y पर 2 यहाँ पर, ये बिंदु यहाँ पर है। ये बिंदु किसी भी अक्ष पर नहीं है, किसी भी अक्ष पर नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये किसी भी अक्ष पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। एक घनाकार बक्से की विकर्ण इतना है। घनाकार घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3a और यहाँ पर दे रखा है विकर्ण का फॉर्मूला 300। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये 3 का 3 रह जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका रूट हट जाएगा, आ जाएगा 300। अब a के स्क्वायर बराबर ये वाला 3 जो है वो चला जाएगा इधर डिवीजन में, तो डिवीजन में करके आ जाएगा 100 और a बराबर जो इधर स्क्वायर है a की तरफ वो 100 की तरफ चला जाएगा स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में और आ जाएगा मान 10। तो ये हमारा निकल गया क्या, ये घन का किनारा निकल गया, भुजा निकल गया, घन का किनारा बोलो या फिर भुजा बोलो, ये निकल गया ये हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भुजा आ गया 10, तो इसका आयतन क्या होगा। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ और a आया है हमारा 10, तो 10 को 3 बार गुना करेंगे, आंसर हो जाएगा 1000। ए नंबर आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कि ए बी सी आयाम वाले किसी घनाभ का आयतन भी है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एस है, तो और इसके बराबर दे रखा हुआ है, इसके बराबर क्या होगा, इसमें से इसके बराबर क्या होगा, तो बनाते हैं हम लोग इसको। ये दे रखा हुआ है 2s और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे हम लोग को दे रखा हुआ है। जब ऐसे दे रखा हुआ है तो इसको हल कैसे करेंगे, 2/s, ठीक है 2/s, और यहाँ पे ले लेंगे लघुत्तम ए बी सी, ये आ जाएगा ए बी, सॉरी यहाँ पर ए से एक कट जाएगा, बी सी बचेगा, यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सी और यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस हो जाता है। अब बटा में भी एस दिया हुआ है और नीचे वाला बच जाएगा ए बी सी, एस से एस कट जाएगा और ए बी सी भुजाओं का गुणनफल आयतन के बराबर होता है, आयतन के बराबर। ये जो फार्मूला है ये आयतन का फार्मूला है, तो 1/b हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1/b, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या नहीं है तो ऊंचाई नहीं ज्ञात की जा सकती। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन का डाटा अधूरा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी घनाभ में सतहों की कुल संख्या क्या होगी, घनाभ घन हो या घनाभ हो, सतहों की संख्या टोटल कितनी होती है, 6 होती है। एक बॉक्स में जो घन सतह होंगे, जैसे एक सतह हो गया, एक सतह ये वाला हो गया, और एक सतह ये हो गया, और एक सतह इनके पीछे वाले, इनके पहला वाला के पीछे में, ऊपर के नीचे और बायां के दायां वाला, तो ये 6 सतह हो जाएंगे टोटल एक घनाभ में 6। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन का जो अंतराल है वो 0-20 है, 21-40 है और 21-60 है। कैसे वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल कैसा है, तो अनतिव्यापी, अनतिव्यापी। अनतिव्यापी क्या होता है कि 20 पे ख़त्म हुआ है तो 21 से शुरू होगा। अब अतिव्यापी क्या होता है कि 20 और 21, 0 से 20 और फिर 20 से 40 रहेगा, मतलब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे दोनों जगह पे, तो इसको अतिव्यापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो देखते हैं। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या का माध्य, सातों संख्या को जोड़ देंगे, 5, 6 और ये 7 और डिवाइड बाई 7। माध्य का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, डिवाइड बाई 7। अब इसको हल करते हैं, कितना आएगा, 3 2 3 3 और 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28/7। कितना आ जाएगा ये कट के, एक कट के आ जाएगा 4, तो माध्य होगा हमारा 4, हमारा माध्य होगा 4। तो दोस्तों इस पीडीएफ का या इस क्वेश्चन का हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। अब बच के हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग कभी और ध्यान देंगे। तो ये था सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक।